सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे एईडीओ जो परीक्षा 17 अप्रैल को संपन्न हुई थी, उसके जीएस पेपर में जो करेंट अफेयर्स पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसका सोर्स क्या है। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है ऐसा देखने पे कि जो करेंट के क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं टफ थे, ऐसा कहा जा सकता है। तो हम ये देखेंगे आखिर कि अगर 72वीं पीटी देना हो या आगे बीपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो तो जिस तरह से ट्रेंड बदल रहा है तो हमें अपने करंट अफेयर्स को किस तरफ मोड़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं, ये हमारा नोट्स है और हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि हाल ही में उपयोग हेतु प्रस्तुत यूरिया गोल्ड यूरिया को सल्फर के साथ मिश्रित करता है, बर्बादी कम होती, पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण होता है और भारत में कई प्रकार की मिट्टी में जैविक कार्बन की कमी होती है। देखिए, मिट्टी में अगर कमी है तभी तो हम लोग डीएपी, यूरिया, पोटास इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं। अगर मिट्टी में वो चीज़ें होती ही तो हम लोग क्यों करते। तो आर तो ऑलरेडी सही है। अब यूरिया गोल्ड में यूरिया को सल्फ़र के साथ मिलाया जाता है। तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा एग्रीकल्चर का करंट अफेयर्स का नोट्स है। उसमें पीएम प्रणाम स्कीम शुरू किया गया था। उसमें अन्य पहलों में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूरिया गोल्ड जो है इसमें सल्फ़र कोटेड यूरिया होता है जिसमें 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फ़र होता है और यह पोषक तत्वों का अवशोषण को बढ़ावा देता है। तो यहाँ से तो आपका बन गया। दूसरा है भारत में कपड़ा उद्योग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास टोटल डेटा है कि एक प्रमुख रोजगार सृजन करता है, 11% हिस्सेदारी है, साथ ही चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है और वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 10% है। भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग तेज़ी से बढ़ रहा है, विश्व स्तर पर 5वें स्थान पे। 3 स्टेटमेंट है और तीनों में डेटा है। अगर डेटा नहीं याद है तो आपका नहीं बनेगा। आइए हम दिखाते हैं अपना नोट्स। वस्त्र क्षेत्रक ये हमारा करंट अफेयर्स है जिसमें लिखा है कि जीडीपी में यह 2.3% का योगदान देता है और वस्त्र क्षेत्रक में भारत जो है 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है और वस्त्र क्षेत्रक जो है वह सेकंड रोजगार प्रदाता क्षेत्रक है। तो 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है, यहाँ पर दिया हुआ है 4था। अब अगला देखते हैं कि तकनीकी वस्त्र के लिए जो है हम 5वां सबसे बड़ा लार्ज मार्केट है। क्या है? 5वां सबसे बड़ा बाज़ार है। तो विश्व स्तर पे हमारा क्या बाज़ार है? 5वां बाज़ार है। तो ये आपका फिर ऑप्शन सही हो जाएगा और जो एलिमिनेट करेंगे तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। एनटीटीएम यानी कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, तकनीकी वस्त्र होते हैं जैसे मास्क वगैरह बहुत सारा, और वस्त्र क्षेत्र का बहुत सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके थ्रू हम लोग अपने चीज़ों को बना लिए हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें जो है लिखा हुआ है कि बाई बीपो द्वारा जारी किया जाता है। 139 देशों की रैंकिंग थी। 2015 में हम 81 पे थे। 2025 में हमारा क्या हो गया? 38वां हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? 38वां हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ तो लिखा हुआ है। अब अगला है भूतापीय ऊर्जा नीति 2025। दरअसल कई बार ये है ना कि 1 लाइनर करंट अफेयर्स पूछे जाते थे तो विभिन्न वार्षिकी से बन जाता था, लेकिन अब जो है ट्रेंड बदल गया है। तो अब उसके पैमाने के अनुसार हमें भी बदलना होगा। तो भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के बारे में सही कथन है। अब आपके पास यह 3 चीज़ें हैं। आइए हम दिखाते हैं अपने नोट्स को। राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति यह क्या है? तो इसका महत्व ये है, चैलेंजेज ये हैं। भारत में लगभग भूतापीय ऊर्जा 10,600 मेगावाट अनुमानित है। यह नीति जो है एमएनआरई यानी कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित है। इसका विजन क्या है? इस नीति का विजन क्या है? पहला, 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त करना। तो क्या है? यह नेट जीरो जो है प्राप्त करने का लक्ष्य है। ठीक है। अगला, भूतापीय संसाधनों का दोहन करना, है ना। तो आपका वही है भूतापीय ऊर्जा नीति, भूतापीय संसाधनों का दोहन करना है। और फिर यह वैश्विक निकायों के साथ अनुसंधान, नवाचार और सहयोग को वो करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नीचे कट गया है। यहाँ पे मॉडर्न अन्वेषण और ड्रिलिंग तकनीक जो है हम ग्लोबल जगहों से लेके आएंगे। तो ये यहाँ पे इसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब है आपका विकसित भारत 2047 का मुख्य केंद्र आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा। ये तो आपको पता है। लेकिन नीचे वाला है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन और ये क्या है? आवश्यक खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करने तो 1200 स्थलों का अन्वेषण कर रहा है। अब यहाँ पे जो है हमारा इकोनॉमिक नोट्स में क्या है? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हमने मेंस के टाइम ऐड किया था। ये 2024-25 के बजट में मुल्क श्रृंखला के इसमें खोज, खनन, उपयोगी बढ़ावा देना, इसमें बहुत सारा प्रावधान किया गया है। और एक डेटा है 1200, तो 1200 सही है, फिर अपना इसमें लिखा हुआ है।
अब अगला है, विश्व का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना? तो सिक्किम बना। अब डेल्टा PCS के टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे करंट अफेयर्स डेली अपलोड किए जाते हैं, तो उसमें जैविक खेती को लेकर लिखा हुआ है कि पहला जैविक राज्य आपका सिक्किम है, भारत पहले स्थान पर है जैविक किसानों की संख्या के मामले में, PIB से सोर्स था, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा जिले बिहार सरकार चाय के क्षेत्र के समग्र, तो ये तो वन लाइनर है, आपका बन जाएगा, बट हम बता दे रहे हैं कि जो डेल्टा PCS का डेटा फैक्ट्स वाला जो एक बुकलेट है उसमें लिखा हुआ है कि किशनगंज जिले में चाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने चाय विकास योजना शुरू की है। साथ ही पान को लेकर के 6 जिलों नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, तो ये क्या था, ये बजट से लिया गया ये डेटा है, ठीक है, उसको हमने समराइज किया था। GST सुधारों 2025 द्वारा GST की दरों में कमी करके 2 चुनौतियों का समाधान किया गया, जिसमें शामिल है रोजगार सृजन और क्या। तो अब क्या है कि GST 2 पॉइंट रिफॉर्म ये है, 56वीं बैठक में ये किया गया, इसमें दर संरचना बदला गया। तो फिर यहाँ से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब है अगला, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित उपमिशनों, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से उपमिशन हैं। तो इसमें क्या है कि आपका इनक्यूबेटर सेंटर बना रहेगा, वहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग स्किल ले सकते हैं। तो कौशल आधारित संस्थागत प्रशिक्षण हब एंड स्पोक मॉडल पे संचालित रहेगा। अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देना, ये भी सही बात है, अगर आपके पास स्किल आ जाते हैं तो अस्थायी आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। नियमित प्रबोधन और मूल्यांकन और प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना का विकास। अब यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इकोनॉमी के नोट्स में लघु अवधि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। RPL की मान्यता है, कौशल और रोजगार मेला लगेगा। निगरानी दिशा निर्देश रहता है, जिसमें सर्विलांस किया जाएगा पाठ्यक्रम का बारंबार, ठीक है, समझ गए, यानी कि नियमित प्रबोधन और मूल्यांकन किया जाएगा। अब है हब्बल स्थिरांक का महत्व क्या है, तो यह ब्रह्मांड के विस्तार की दर मापता है। ये हमारा बिग बैंग थ्योरी, जिसमें एडविन हब्बल का ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, वहीं से हब्बल ये वाला शब्द निकला है, ठीक है। अब है, समुद्र तट से अंदर की ओर अमेरिका की महासरोवरों का उचित स्थान क्रम कैसा है। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझने की है कि जो हिस्ट्री के प्रश्न थे वो वन लाइनर थे, वो तो बन जाएंगे। जो पॉलिटी के प्रश्न थे वो भी बन जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, इनको हमने क्लास में ऑलरेडी अच्छे से बता रखा है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। लेकिन कई बार कई प्रश्न स्टैटिक में ऐसे आ जाते हैं जिन्हें हमें विशेष रूप से, है ना, पढ़ना होता है कि अगर वो आए तो कैसे बनाना है। जैसे ये ग्रेट लेक्स के बारे में पूछा जा रहा है। ग्रेट लेक्स अमेरिका में 5 झीलों का श्रेणी है, तब उसमें क्या होता है कि सुपीरियर, एरी, ओंटारियो, ह्यूरन, मिशिगन, ये 5 हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि समुद्र तट से अंदर का क्रम। अब समुद्र तट आपका किधर है, इधर अटलांटिक वाला है, फिर ये 5 यहाँ पे हैं, ठीक है। तो समुद्र तट पूरब हो गया और इधर हो गया पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमारा फिर ये बनेगा। अब 5 का नाम आप जानते हैं, बट ये बनेगा कैसे। अब हमने क्या, हमें पता था कि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है अनुभव के आधार पे, तो हमने क्या किया था, अपने मैप वाले नोट्स में हमने अपना जब बनाया, ये कनाडा का झील है और ये देखिए आपका पश्चिम से पूरब ये झील का क्रम है, इसको बस उलट देना है। तो पश्चिम से पूरब का ये क्रम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो। पूछ रहा है पूरब से पश्चिम, तो ओंटारियो, एरी, ह्यूरन, मिशिगन, ठीक है। तो ओंटारियो, एरी, ह्यूरन, मिशिगन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो स्टैटिक है, सब जगह मिल जाएगा, बट ये ध्यान देना होता है कि एक्सपीरियंस कैसे काम आता है, क्योंकि हमें पता था कि अगर क्वेश्चन आएगा ग्रेट लेक्स पे तो वो दिशा वाला क्वेश्चन आएगा, या तो पश्चिम से पूरब या तो पूर्व से पश्चिम। तो ये नोट्स बनाने का तरीका हमारा है, ठीक है। मेक इन इंडिया उपक्रम 2014 में शुरू किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य भारत का विनिर्माण कार्य क्षेत्र को वैश्विक बढ़ावा देना है, ठीक है। अब देखिए, मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे हुए थे पिछले साल, तो उसी के आधार पर ये हो सकता है पूछा हो। इसका अर्थ क्या है कि भारत को विश्व का प्रमुख डिजाइन और विनिर्माण केंद्र बनाना है, समझ गए। तो क्या है आपका ये रहा। साथ ही उद्योग की समृद्धि दर इतना करना है, 100 मिलियन रोजगार पैदा करना है। प्रमुख उपलब्धियां इसकी रही 10 साल में हमने क्या किया, तो ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब बात आती है मिशन लाइफ के बारे में। लाइफ के बारे में क्या है, यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली है, शाश्वत पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है, पर्यटन को भारतीय गाँव तक ले जाना है। दरअसल मिशन लाइफ क्या है ना कि मिशन लाइफ UNFCCC का COP26 जो हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, उसमें हमारे भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइफ फॉर एनवायरनमेंट की संकल्पना दी थी, जिसको कहते हैं लाइफ। लाइफ मतलब LI से लाइफ, F से फॉर, E से एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली। कि व्यक्तियों को जागरूक करना है कि आप अपने दैनिक
दैनिक जीवनचर्या में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। जैसे कि प्लास्टिक उपयोग कम कर सकते हैं, अपशिष्ट निर्माण कम कर सकते हैं, आरओ वाटर को क्या कर सकते हैं, फिर से रिसाइकलिंग करके अपने गमले में उपयोग कर सकते हैं, वनारोपण बढ़ावा दे सकते हैं। यह प्रो प्लैनेट पीपुल की अवधारणा पे ये कार्यरत है और ये मिशन लाइफ का उद्देश्य है। तो मिशन लाइफ का क्या हुआ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, है ना, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो ये आपका ये एक सत्य है। अब देखें यहाँ पे भारत से निर्यात और मूल्यधारित श्रेणी कि भारत जो है सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ करता है, यूएसए, चाइना, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पे आपका ये देखिए एक्सटर्नल सेक्टर में हमारा डेटा लिखा हुआ है कि सबसे बड़े भागीदार कहाँ हैं, व्यापार अधिशेष कहाँ पे हैं, और इस आधार पे हम इन चीज़ों को बना सकते हैं। दरअसल ये 14 क्वेश्चन ही हमने अपने सैम्पल ग्रुप में लिया है और ये वैसे क्वेश्चन हैं जो कूट वाले करेंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। वन लाइनर नहीं, वन लाइनर जो है वो स्टैटिक में या करंट में वो कहीं ना कहीं से बन जाता है, लेकिन जो कूट वाले प्रश्न होते हैं और थोड़े लंबे चौड़े होते हैं उनमें एक स्पेशल स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है और हमें अनुमान लगाना होता है, अंदाज़ लगाना होता है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। ऐसी कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण हैं तो उसे हम अपने नोट्स में क्लियर करते हैं। अब बात आती है कि और जो पॉलिटी हैं या आपके हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है तो वो तो आसानी से इस बार जो 17 अप्रैल का पेपर है वो आसान से बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वन लाइनर है, उसे हमने क्लास में ऑलरेडी लोगों को पढ़ा रखा है तो उसे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि अब 72वीं के लिए क्या किया जाए, क्योंकि पैटर्न बार बार जो है बीपीएससी का यूपीएससी की तरफ जा रहा है, खास करके करंट में देखें तो वही स्थिति है। तो कहीं ना कहीं अब वन लाइनर जो आपका वार्षिकी वाला पैटर्न है, वार्षिकी वाले पैटर्न से अब हटिए, है ना, और विस्तृत करंट अफेयर्स की ओर अब मंथली मैगजीन ले करके उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। और रही बात कि कई लोग यह कह रहे हैं कि 17 अप्रैल को जो जीएस पेपर हुआ है एडीओ का, उसमें साइंस का थोड़ा सा टफ़ है। हाँ, ये हम मानते हैं कि साइंस का टफ़ है, बट क्या है कि अगर कोई एग्ज़ाम अलग अलग दिनों में होता है तो एक सेक्शन हार्ड होता है, बाकी लूज होता है। तो जैसा कि जो 14 अप्रैल को पेपर हुआ था उसमें थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड था देखा जाए, तो इस बार क्या है कि साइंस थोड़ा हार्ड है तो हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह वन लाइनर है। तो यही सब है। और 72वीं के लिए आप लोग अब कोई मंथली मैगजीन यूपीएससी टाइप का पढ़ना शुरू कर दें, तभी मतलब कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।